बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 38 इक़्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 39 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस वक्त हम कुशादा सड़क को पार कर रहे थे। बाईं तरफ से आने वाली एक कार करीब से गुजरी तो हम पूरी तरह रोशनी में नहा गए। मैंने मधु के कान में सरगोशी की और इस तरह लड़खड़ा कर चलने लगा जैसे शराब के नशे में दूध हूं। मधु ने मुझे संभाल रखा था। वो कार हमारे करीब से गुजर गई, चंद गज आगे जाकर रुकी और फिर रिवर्स गियर में पीछे आती हुई हमारे करीब रुक गई। कार में एक ही आदमी था जो स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। वो खिड़की से गर्दन निकालकर मधु की तरफ देखते हुए बोला, किस शराबी का बोझ उठाए हुए हो? आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। ये मेरा पति है, ज्यादा चढ़ा गया है, मधु ने जवाब दिया। इसे कहीं सड़क पर डाल दो, होश आएगा तो खुद ही घर पहुंच जाएगा। तुम कार में आ जाओ सुंदरी, उस शख्स ने कहा। और सुंदरी ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसका मुंह नोच लिया। साथ ही उसके मुंह से गंदी गालियां निकलने लगी। वो शख्स बदआवाज हो गया, फिर उसे भागने में खैरियत नजर आई। भाग गया साला हरामी, मधु मखसूस अंदाज में बड़बड़ाई। कार काफी दूर जा चुकी थी। हम तेजी से सड़क पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए और फिर बंगले तक पहुंचने में हमें मजीद 1 घंटा लग गया। रास्ते में हम शक्ति के बारे में बातें करते रहे। मधु बार बार शक्ति के बारे में उस यकीन का इजहार कर रही थी कि वो अपनी जबान नहीं खोलेगा। तुम शक्ति को कब से जानती हो? मैंने पूछा। हमारी दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन मैंने उसे समझने में गलती नहीं की। मैं चेहरे से किसी के बारे में बहुत कुछ जान लेती हूँ और मेरे अंदाजे गलत नहीं होते। मेरे बारे में तुम्हारा क्या अंदाजा है? मैंने पूछा। तुम तो दुनिया में सबसे निराले हो, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा। हर शख्स में कहीं ना कहीं कोई लचक होती है, लेकिन तुम बेलोच हो। औरत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और औरत वो हस्ती है जो किसी भी मर्द को नाक से लकीरें निकलवाने पर मजबूर कर सकती है, मगर तुम उन मर्दों से मुख्तलिफ हो। औरत को अपनी कमजोरी बना लेने के बावजूद तुम उसे अपनी मजबूरी नहीं बनाया करते, क्योंकि औरत के पीछे भागने की जरूरत तुम्हें नहीं, वो खुद तुम्हारे पीछे आती है। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी पुरस्कार कशिश है कि कोई भी औरत पहली ही मुलाकात में तुम्हारे बारे में वो सब कुछ सोचने लगती है जो एक जवान औरत को सोचना चाहिए, और तुम इस सूरत से पूरा फायदा उठाते हो। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि तुमसे मुलाकात के बाद कोई औरत अपना दामन नहीं बचा सकी होगी। मैं दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। मधु का तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त था। उसने औरत के हवाले से मुझे समझने में गलती नहीं की थी। ये हकीकत भी थी कि मेरे करीब आने वाली कोई औरत अपना दामन नहीं बचा सकी थी। और क्या जानती हो मेरे बारे में? मैंने पूछा। तुम अपना मकसद हासिल करने के लिए इंतहा तक जा सकते हो, और तुम्हें इस बात की परवाह भी नहीं होती कि तुम्हें अपनी कामयाबी के लिए कितने आदमियों की कुर्बानी देनी पड़ती है, और तुम दूसरों से काम लेना भी खूब जानते हो, मधु ने जवाब दिया। मेरे बारे में मधु का ये तजिया भी बिल्कुल दुरुस्त था। उससे मेरी अगरचे ज्यादा मुलाकातें नहीं हुई थी, लेकिन उसने मेरे अंदर तक झांक लिया था। ताम मधु अभी तक ये नहीं जानती थी कि मैं ये लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ और मेरा असल मकसद क्या था। शक्ति ने उसे बताया था कि हम नागराज के खिलाफ लड़ रहे हैं, और नागराज के बारे में सभी लोग जानते थे कि उसे मौत के घाट उतारना ऐन कारे सवाब काम है। हम बातें करते हुए बैरू वाले बंगले के गेट पर पहुंच गए। मैंने इंटरकॉम वाला बटन दबा दिया। उस वक्त 1 बजने वाला था। रत्ना को मालूम था कि मैं उस मकान की चाबी ले गया हूँ। हो सकता है वो यही समझ रही हो कि मैं वहां चला गया हूँ और इस वक्त वो दोनों सो रही हूँ। मगर जब दूसरी मर्तबा बटन दबाया तो फौरन ही डिवाइस के नन्हे स्पीकर पर समित्रा की आवाज सुनाई दी। मेरी आवाज सुनकर वो मुतमईन होगी। उसका इत्मीनान इस तरह भी हो गया कि उसने अंदर इंटरकॉम के करीब लगी हुई एक छोटी स्क्रीन पर मेरी सूरत भी देख ली होगी। बैरू ने बंगले की हिफाजत का बहुत उम्दा इंतजाम कर रखा था। गेट के 3 फुट बाहर की तरफ फर्श बाकी हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ था। 3 फुट के उस हिस्से पर किसी भी जगह कदम रखते ही गेट पर न सिर्फ खुफिया कैमरा ऑन हो जाता, और अंदर इंटरकॉम के करीब स्क्रीन पर और बैरू के कंट्रोल रूम में टीवी गेट के आसपास का मंजर उभर आता था। क्लिक की हल्की सी आवाज उभरी और गेट खुल गया। मैं मधु के साथ अंदर दाखिल हो गया और चंद गज आगे बढ़कर मधु ने पीछे मुड़कर देखा तो गेट बंद हो चुका था। ये कौन सी जगह है? मधु ने पूछा। अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था कि मैं लोगों को मस्खर कर लेने की कुव्वत रखता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बंगला भी एक ऐसे ही आदमी का है जिसे मैं अपनी इस पुरस्कार कुव्वत से मस्खर कर चुका हूँ। पंडित बैरू नाम है उसका। ओह, मधु के मुंह से गहरा सांस निकल गया। जाहिर है ये नाम उसके लिए अजनबी नहीं था। शक्ति के साथ रहते हुए वो बैरू के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। बरामदे वाला दरवाजा भी हमें खुला हुआ मिला। अंदर की तरफ समित्रा खड़ी थी। उसने स्क्रीन पर गेट के सामने मधु को मेरे साथ देखा होगा, और अब इसे देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई थी। समित्रा ने मधु का नाम तो जरूर सुना था, मगर उससे मुलाकात पहली बार हो रही थी। ये मधु है, मैंने तारुफ कराया तो समित्रा मुस्कुरा दी। रत्ना कहाँ है? मैंने इधर उधर देखा। वो तो सो गई, समित्रा ने जवाब दिया। जगा दो? नहीं, रहने दो, मैंने कहा। तुम हमारे लिए काफी यहाँ चाय बना दो। आज तुम समझो कि हम मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। मैं पहले चाय बना लाऊं, फिर तफसील से पूछूंगी, समित्रा कहते हुए किचन की तरफ चली गई। मैं मधु के साथ हाल में बैठ गया। मधु बड़ी निडाल सी लग रही थी।
हम एक खौफनाक मरहले से गुजरे थे। टीलों पर भागते हुए बार बार खाम जाती थी और पूरा शहर टापते हुए आए थे। वो यकीनन थक गई थी और मेरी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। टांगे चल हो रही थी। समित्रा काफी बनाकर ले आई। उसने एक एक कप हमारे सामने रख दिया और तीसरा खुद ले लिया। हाँ, अब बताओ क्या किस्सा है, वो संभल कर बैठते हुए बोली। मैंने गरम गरम कॉफी की एक दो चुस्कियां ली और फिर उसे बताने लगा कि हम पर क्या बीती है। तुम्हारे ख्याल में शक्ति जबान बंद रखेगा? मेरे खामोश होने पर समित्रा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। वैसे तो शक्ति बहुत मजबूत आसाब का मालिक है, लेकिन कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती, मैंने कहा। बातें करते हुए मैंने मधु की तरफ देखा। कॉफी का कप उसके हाथ में था और वो ऊँग रही थी। समित्रा ने भी उसे देखा और उसके हाथ से कॉफी का कप ले लिया। मधु ने आंखें खोल दी। उस कमरे में जाकर सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है, समित्रा ने कहा। अच्छा, मधु बड़बड़ाई मगर उठने की बजाय सोफे पर ही लंबी हो गई। समित्रा ने मेरी तरफ देखा। छोड़ दो इसे, मैंने कहा। थकन से मेरा भी बुरा हाल है। तो फिर तुम भी सो जाओ ना, बातें सुबह हो जाएंगी, समित्रा ने कहा। समित्रा ठीक ही कह रही थी। तलग और स्ट्रांग कॉफी पीने के बावजूद मेरे लिए आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया था। मैं उठकर कमरे में आ गया और बिस्तर पर गिरते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। मैं अगले रोज दोपहर तक सोता रहा। जब बेदार हुआ तो जिस्म टूटा हुआ सा महसूस हो रहा था। आंख खुलने के बावजूद मैं देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा, फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। पानी अगरचे बर्फ की तरह ठंडा था, मगर मैं 10 मिनट तक शावर के नीचे खड़ा रहा। उसका फायदा यह हुआ कि सारी कसलमंदी दूर हो गई। समित्रा, रत्ना और मधु हाल कमरे में बैठी थी। तुम जिंदा हो? रत्ना मेरी तरफ देखकर बोली। कई मरतबा तुम्हें जगाने की कोशिश की, इस तरह झुंझोड़ा कि मुर्दा भी आंखें खोल देता है, लेकिन तुम तो मुर्दों से भी बाजी ले गए। इस वक्त तो बड़े जोर की भूख लग रही है। मैं और कोई बात नहीं बना सका। अगर 5 मिनट के अंदर और मुझे खाने को ना मिला तो तुम तीनों में से एक को तो खा जाऊंगा, मैंने कहा। समित्रा क्या लगाती हुई किचन की तरफ चली गई और फिर वाकई 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे सामने नाश्ता लगा हुआ था। इसी दौरान बैरू भी आ गया। इस वक्त वो खासा चाको चुबन और अशाश बशाश नजर आ रहा था। मैं उसकी ये कैफियत देखकर चौंके बगैर ना रह सका। उससे पहले तो वो बेपनाह मायूसी का शिकार था। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया। बहुत खुश हो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लगता है तुम्हारे ज़हन पर जो बोझ था उतर चुका है और तुम खासे मुतमईन नजर आ रहे हो। हाँ, अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, बैरू ने जवाब दिया। मैंने एक आदमी का बंदोबस्त कर लिया है जो मुझे नागराई से दूर रखेगा और मेरी रक्षा करेगा। क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं रहा? मैं उसकी बात पर चौंके बगैर ना रह सका। लेकिन बहरहाल वो आदमी कौन है और तुम्हारा उससे राब्ता कैसे हुआ? वो बहुत अरसा पहले मेरे पास आया करता था। उसे भी नागराई से शदीद नफरत है। उस पर विश्वास किया जा सकता है, बैरू ने कहा। वो है कौन? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। दीवान ओदे सिंह, बैरू ने जवाब दिया। मैं उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने उसे घूरा। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम खुद मौत के कुएं में छलांग लगा रहे हो। दीवान ओदे सिंह काबिले एतमाद आदमी है, वो मुझे धोखा नहीं देगा, बैरू ने कहा। इस वक्त हर वो शख्स तुम्हारा दुश्मन है जिसे तुम्हारी दौलत के बारे में इल्म है, मैंने कहा। दीवान ओदे सिंह भी तुम्हारी दूसरों की तरह दौलत उड़ाने का मंसूबा बना रहा है और इस मकसद के लिए उसने अमृत ठाकरे जैसे शख्स की खिदमात हासिल कर रखी है। क्या? बैरू का चेहरा धुआं हो गया। मेरा ख्याल है समित्रा ने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं बताया, मैंने कहा। नहीं, कोई खास बात? बैरू बोला। वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे कल रात के वाकयात के बारे में बताने लगा। कल रात मैंने खुद दीवान ओदे सिंह की बातें सुनी है। वो ना सिर्फ रजनी नामी किसी खूबसूरत लड़की के जरिए नागराज के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसका मंसूबा ये है कि ठाकुरे के जरिए तुम पर काबू पा ले और फिर ठाकरे को भी मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन लगता है अब उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने उसकी ये मुश्किल खुद ही हल कर दी है और तुम्हारी बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रही। ऐसी सूरत में मैं भी यहाँ रहना पसंद नहीं करूंगा। मैं रत्ना और मधु को लेकर आज शाम ही को यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं जा सकते यहाँ से, बैरू ने ठोस लहजे में कहा। उसके चेहरे के तासरात यकदम बदल गए। एक तुम ही तो हो जिस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। तुम ना होते तो नागराज अब तक मुझे ठिकाने लगा चुका होता। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे कि मैं इधर उधर देखने लगा, मगर उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। दरअसल आदमी जब हद से ज्यादा मायूस हो जाता है ना, तो उससे नादानी में ऐसी हरकतें सरदर्द होने लगती हैं। मगर इस वक्त तुमने मुझे एक बार फिर बचा लिया। तुमने उदय सिंह से राब्ता कैसे किया था? फोन पर? मैंने पूछा। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। मगर भगवान का शुक्र है कि मैंने उसे अपना पता नहीं बताया था और ये कहा था कि दोबारा उससे बात करूंगा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं दरअसल यही जानना चाहता था कि उसने उदय सिंह को यहाँ आने की दावत तो नहीं दे दी। मगर तुम दीवान तक कैसे पहुंच गए? बैरू ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। तुम तो कई दिन से शराब के नशे में डूबे हुए थे, जबकि ऐसी सूरत में मदहोश नहीं, होश में रहने की जरूरत होती है, मैंने कहा। और फिर उसे डॉक्टर शांता से मुलाकात से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया।
बेला ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे उसकी पेशकश कबूल हो तो मैं पैलेस होटल के वेटर नरेश से राब्ता करूं। वो मुझे दीवान उदय सिंह तक पहुंचा देता और उदय सिंह मुझे बेला या नागराज के सामने ले जाता, लेकिन मैं अपने तौर पर नागराज तक पहुंचना चाहता था। नरेश से दीवान उदय सिंह के बारे में मालूम होने के बाद मैं और शक्ति गुज़िश्ता रात 9 बजे उसके बंगले पहुंच गए और वहां मुझे उनकी बातें सुनने का मौका मिल गया। उनकी बातों से मुझे ये पता चल गया कि नागराज और बेला कहाँ हैं, और दूसरे ये इंकशाफ भी हुआ कि तुम्हारी दौलत ने उनमें फूट डाल दिया। नागराज से उनकी वफादारियां मशकूक हो चुकी हैं। हर शख्स तुम्हारी दौलत हासिल करना चाहता है और उसके लिए वो नागराज जैसे शख्स को भी धोखा देने को तैयार है। बेला और नागराज कहाँ हैं? बैरू ने पूछा। राना पैलेस में, मैंने जवाब दिया। कल रात मैं, मधु और शक्ति उसी तरफ जा रहे थे कि रास्ते में पुलिस से टकराव हो गया। मैं और मधु तो बच निकले, मगर शक्ति पुलिस के हाथों में चला गया। मुझे उसकी फिक्र है। राना पैलेस? बैरू की आंखों में चमक सी उभर आई। ये ठाकुर शमशेर सिंह का महल है, लेकिन वो खुद आजकल यहाँ नहीं है। बेला और नागराज ने छुपने के लिए इस मर्तबा बेहतरीन जगह तलाश की है। राना पैलेस में किसी अजनबी के लिए दाखिल होना आसान नहीं है, लेकिन मैं आज रात वहां जाऊंगा। मैंने कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बैरू ने मुझे घूरा। यही समझ लो। मैं मुस्कुरा दिया। नागराज को अब मैं ज्यादा मोहलत नहीं देना चाहता। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो मेरी सारी मेहनत रायगाह जाएगी। सोच लो, बैरू ने कहा। राना पैलेस बहुत खतरनाक जगह है। अव्वल तो वहां किसी अजनबी के लिए दाखिल होना मुमकिन ही नहीं। अगर वो दाखिल हो भी जाए तो जिंदा वापस नहीं आ सकता। मैं वहां जाऊंगा और जिंदा वापस आऊंगा। मैंने कहा। तो ठीक है, बैरू ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारी रक्षा करे, मगर भगवान हर जगह तो नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारे भगवान के भरोसे पर नहीं, अपने अल्लाह के भरोसे पर जाऊंगा। और हमारा रब तुम्हारे भगवान की तरह नहीं कि किसी जगह साथ देने से इनकार कर दे। हमारा रब हर जगह मौजूद है, आसमानों पर भी और समंदर की गहराइयों में भी। मुझे उसकी जात पर कामिल भरोसा है। बैरू कुछ कहने की बजाय गहरा सांस लेकर रह गया। फिर मैंने बात जारी रखते हुए कहा। कल रात हम राना पैलेस की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में पुलिस की वजह से गड़बड़ हो गई। मुझे जरा उसकी लोकेशन समझा दो। उम्मीद बूंद से किस तरफ जाना होगा? तुम्हें तलाश करने या किसी से पूछने की जरूरत पेश नहीं आएगी, बैरू ने कहा। उम्मीद बूंद से तकरीबन 200 गज आगे मेन रोड के साथ एक दीवार शुरू हो जाती है। वो दीवार राना पैलेस ही की है। उसके साथ साथ आगे चलते रहना। 100 गज आगे जाकर गेट है। लेकिन मेरा मशवरा है, एक बार फिर सोच लो। अब सोचने का नहीं, अमल करने का वक्त है बैरू, मैंने जवाब दिया। ऐसा ना हो कि हम तो यहाँ बैठे सोचते रहें और वो अपना काम कर गुजरे। बैरू इस बार भी खामोश रहा। मैं कई मरतबा उम्मीद भून और उससे आगे उस फसील के साथ साथ गुजरा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वही राना पैलेस है। वो फसील इतनी ऊंची थी कि उसके अंदर पैलेस की इमारत बाहर से नजर ही नहीं आती। गेट बहुत बड़ा और दोहरा था, तकरीबन 30 फुट लंबा। एक गेट, उसके आगे 2 बड़े बड़े पिलर और उसके आगे फिर 30 फुट लंबा गेट है। मैंने कभी ये गेट भी खुला हुआ नहीं देखा और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर मेरे लिए क्या हो सकता है। रत्ना को मैं किसी वजह से साथ नहीं ले जाना चाहता था। अलबत्ता गुज़िश्ता रात के खौफनाक तजर्बे के बाद भी मधु मेरे साथ जाने को तैयार थी और समित्रा भी हमारी मदद करने को तैयार होगी। उसने वो इलाका देखा हुआ था और मुझे वो ही बता रही थी कि किस तरफ से पैलेस में दाखिल होना मुनासिब रहेगा। शमशेर सिंह आजकल पैलेस में नहीं है, वो अपनी फैमिली को लेकर जयपुर गया हुआ है, समित्रा बता रही थी। जब शमशेर सिंह यहाँ होता है तो पैलेस में बड़ी रौनक होती है, लेकिन जब वो 2 महीनों के लिए जयपुर चला जाता है तो यहाँ 2-4 नौकरों के अलावा कोई नहीं होता। अंदर से ये पैलेस बहुत वसी व हरीज है। गेट के अंदर कदम रखते ही तुम्हें एहसास होगा कि किसी और दुनिया में पहुंच गए। वसी व हरीज लान, हॉल, स्विमिंग पूल, कुशादा बरामदे और रायदारियां, ऐसी चीजें तुमने सिर्फ फिल्मों ही में देखी होंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अंदर से भी उस पैलेस को अच्छी तरह देखा हुआ है। मैंने उसे घूरा। कई साल पहले एक मर्तबा अंदर जाने का मौका मिला था, समित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। और आज से 3 साल पहले एक मर्तबा और ऐसा चांस मिला था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। पहली मर्तबा मैं उस वक्त यहाँ आई थी जब जयपुर कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। मैं कॉलेज ग्रुप के साथ माउंट आबू आई थी। उस वक्त हमें बहुत सी दूसरी तारीखी इमारतों के अलावा राना पैलेस की भी सैर कराई गई थी। और दूसरी मर्तबा मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। दूसरी मर्तबा मैं रकासाओं के एक ताइफे में शामिल थी। समित्रा ने कहा। जयपुर की मीराबाई को मुजरे के लिए बुलाया गया था। वो चंद दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी साथ ले आई थी। मेरे लिए हैरत की बात है। मैंने कहा, पहली मर्तबा तुम स्टूडेंट की हैसियत से यहाँ आई थी और दूसरी मर्तबा रकासा की हैसियत से। ये फर्क। कॉलेज में तालीम हासिल करने के साथ साथ मैं जयपुर में मीराबाई से रक्स भी सीख रही थी, समित्रा ने जवाब दिया। जब मीराबाई के साथ यहाँ आई थी तो उस वक्त मैं इंटर कर चुकी थी। राना पैलेस में बहरे के दूसरे दिन मैंने अचाल ज्वाल मंदिर में भी रक्स का मुजाहरा किया। रघु जी को मेरा रक्स इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे मंदिर में रोक लिया और उस वक्त से मैं उनके चरणों में रही हूँ। फिर वो खामोश होकर बैरू की तरफ देखने लगी। गुरुजी को रक्स पसंद आया था या तुम्हारी जवानी और सुंदरता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा।
एक ही बात है, बैरू बीच में बोल पड़ा, तुम इसकी जवानी और सुंदरता तो देख ही चुके हो, रक्स भी देखोगे तो दंग रह जाओगे। अपने काम से फारिग हो लें तो जरूर देखेंगे, मैंने जवाब दिया और एक बार फिर असल मौजू की तरफ आ गया। तो हमें कितने बजे यहाँ से रवाना होना चाहिए? हम 11 बजे चलेंगे, सुमित्रा ने कहा। मैं तुम लोगों को पैलेस के सामने उतार कर एक मुकर्रर जगह पर इंतजार करूंगी। पैलेस के सामने उतारने से पहले तुम्हें वो जगह भी दिखा दूंगी ताकि वहां पहुंचने में मुश्किल पेश ना आए। सुमित्रा आखिरी मर्तबा 3 साल पहले राना पैलेस गई थी। जाहिर है उसे सब कुछ याद नहीं रहा था, वो तफसील से घूमी भी नहीं थी। उन्हें पैलेस के एक हिस्से तक ही महदूद रखा गया था, लेकिन उसे बहुत सी काम की बातें मालूम हो गई जो मेरे लिए मददगार साबित हो सकती थी। हम ठीक 11 बजे तैयार होकर फ्याट पर ही बंगले से निकल गए। हमने गहरे रंग के कपड़े पहने थे ताकि तारीकी में नुमाया ना हो सके। मैंने कैराकोफ राइफल लिबास के अंदर छुपा ली, एक खंजर भी लिबास में छुपा लिया था। मधु ने भी पिस्तौल रख लिया। मधु पिछली सीट पर बैठी और मैं सुमित्रा के साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गया। कार बंगले से निकलकर मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई उम्मीद भवन की तरफ निकल आई। राना पैलेस की दीवार सड़क के साथ साथ 1 मील तक चली गई थी। दूसरी तरफ भी दीवार की तवालत इतनी थी, चारों तरफ 1 मील तक फैली हुई 4 दीवारी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि अंदर से पैलेस कितना वसी और कितना शानदार होगा। चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद हम मेन गेट वाली सड़क पर निकल आए। गेट से तकरीबन 150 गज दूर आगे निकलकर सुमित्रा ने कार के हेडलैम्प्स बुझा दिए और यू टर्न लेते हुए सड़क के दूसरी तरफ कार को दरख्तों के एक झुंड में ले जाकर रोक दिया। मैं यहाँ तुम लोगों का इंतजार करूंगी, उसने कहा। गेट से निकलकर यहाँ तक आने में तुम लोगों को ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। वो कार को दोबारा सड़क पर ले आई और हेडलैम्प्स रोशन कर दिए। पैलेस के गेट के सामने पहुंचते इंजन बंद हो गया और कार रुक गई। सुमित्रा बार बार इग्निशन की घुमाती रही, हर मर्तबा कार का इंजन घुराकर खामोश हो जाता। सुमित्रा अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई और बोनेट उठा दिया। पैलेस के गेट का एक जीली दरवाजा खुला और एक लंबा तिरंगा आदमी बरामद हुआ। यह दरवाजा दोनों पिलर के दरमियान था। वो लंबा तिरंगा शख्स गेट का मुहाफिज था। उसने राजस्थानी लिबास पहन रखा था, सर पर पगड़ी और कमर पर तलवार लटकी हुई थी। उसे कार की तरफ आते देखकर मैंने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और बड़ी आहिस्तगी से कहा, क्या हुआ तुम्हारी कार को? इसे ऐन गेट के सामने ही खराब होना था, उस आदमी ने करीब आते हुए कहा। उसके लहजे में रौब नुमाया था। जाहिर है वो राना पैलेस का गार्ड था। ऐसी जगहों के तो मामूली और अदना मुलाजिम भी शेर होते हैं। क्या करूं महाराज, इंजन में कोई खराबी हो गई है, मैं क्या कर सकती हूँ? सुमित्रा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ओह तुम? वो आदमी चौंक गया। तुम्हारे साथ कोई मर्द नहीं है? नहीं महाराज, मेरी दीदी है, वो भी परेशान हो रही है, सुमित्रा ने जवाब दिया। यहाँ तो तुम्हें इस वक्त कोई और मदद भी नहीं मिलेगी, मुहाफिज बोला। ठहरो, मैं सोचता हूँ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं चौपाई की तरह हाथों और घुटनों के बल रेंगता हुआ कार के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ आ गया। इसी दौरान मैंने कैराकोफ भी निकाल ली थी। वो लंबा धड़ंगा मुहाफिज सुमित्रा के साथ बिल्कुल चिपका हुआ इंजन पर झुका हुआ था। मैं समझ गया कि उसकी मदद किस तरह करना चाहता है। मैं बड़ी आहिस्तेगी से उसके पीछे पहुंचकर खड़ा हो गया और राइफल की नाल उसकी पुश्त से लगाकर घुर्राया। सीधे खड़े हो जाओ माशे, अगर कोई बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो इस राइफल की सारी गोलियां तुम्हारे शरीर में सुराख कर देंगी। वो एक झटके से सीधा हो गया। सुमित्रा भी तेजी से उसके करीब से हट गई। कौन हो तुम लोग? मुहाफिज ने दोनों आदमी ऊपर उठा दिए। इस हरकत का मतलब जानते हो? बहुत अच्छी तरह, मैंने जवाब दिया। अगर शराफत का सबूत दोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हम कोई चोर डाकू नहीं, सिर्फ पैलेस की सैर करना चाहते हैं। पछताओगे तुम लोग, मुहाफिज घुर्राया। पछताने की हमारी आदत बहुत पुरानी है, आज भी पछता लेंगे, मैंने जवाब दिया। मधु कार से उतर आई। सुमित्रा दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। इस मर्तबा पहली कोशिश में इंजन स्टार्ट हो गया। वो हाथ हिलाती हुई कार को आगे बढ़ा ले गई। अब तुम भी चलो गेट के अंदर और तुम्हारे दोनों हाथ सर से ऊपर ही रहने चाहिए, मैंने मुहाफिज को राइफल से धक्का दिया। हम गेट के अंदर आ गए। मधु ने गेट बंद कर दिया। दोनों पिलर के दरमियान अंदर की तरफ गार्ड रूम था। मुहाफिज ने ठीक ही कहा था, वो अकेला था। दरअसल मुहाफिज की ड्यूटी तो महज खाना पूरी के लिए थी। उसकी कमर पर तलवार भी आराइश के लिए थी, वरना यहाँ किसी मुहाफिज की जरूरत भी नहीं थी। कोई अहमक भी राना पैलेस में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गार्ड रूम में पहुंचकर मैंने मुहाफिज को फर्श पर ऊंधा लिटा दिया और मेरा इशारा पाकर मधु ने उसके सर से पगड़ी उतार ली और उससे उसी के हाथ पुश्त पर बांधने लगी। फिर मैं भी उसकी मदद करने लगा और उसके पैर भी सख्ती से बांध दिए। पगड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उसके मुंह में ठोंस दिया। मेरा ख्याल है 2 घंटों तक तुम इस तरह आराम से पड़े रह सकते हो, मैंने कहा। हम वापस जाते हुए तुम्हें खोल देंगे। मैं और मधु गार्ड रूम से बाहर आ गए। एक गेट के सामने सड़क थी और दूसरे गेट के सामने सफेद संगमरमर की 5 कुशादा सीढ़ियां। मैं मधु का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। सीढ़ियों के इख्तिताम पर संगमरमर का बहुत वसी व अरीज फर्श था और उससे आगे घास के पलाट थे। बहुत लंबे चौड़े लान थे और उनमें जगह जगह फूलों के पौधों के तख्ते थे। सरू और दूसरे पौधे भी जा बजा बहुत सलीके से लगे हुए थे। सामने बहुत दूर पैलेस की इमारत नजर आ रही थी। उस गार्ड ने बताया था कि पैलेस के अंदर 2 मुहाफिज और हैं, लेकिन हैरत की बात थी कि पूरे पैलेस में कहीं भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। हम दरख्तों और पौधों की आड़ में चलते रहे।
मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। वो लोग भी थे जो एक कमरे की खोली में गुजारा करते थे और ऐसे लोग भी थे जिनके घर बिला मुबारका बिलों रकबे पर फैले हुए थे और उन्हें ये भी छोटे ही लगते थे। एक बहुत बड़े हौज के करीब हम रुक गए। हौज पानी से भरा हुआ था और एन वस में बहुत बड़ा फुवारा भी लगा हुआ था। मैं उससे जरा आगे एक पौधे की आड़ में रुक गया। पैलेस की इमारत यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। मैं कुछ देर तारीकी में घूरता रहा, फिर मधु को इशारा करता हुआ आगे चलने लगा। रात का अंधेरा था और हमने कपड़े भी गहरे रंग के पहन रखे थे और हम पौधों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ते रहे। लान के किनारे पर पहुंचकर हम चंद लम्हे को रुके। मैंने मुताद निगाहों से इधर उधर देखा और फिर आगे संगे मरमर के फर्श पर तेज कदम उठाते हुए पहले बरामदे में दाखिल हो गए। बहुत लंबा चौड़ा बरामदा था। फर्श संगे मरमर का था और लातादाद सतूनों पर भी संगे मरमर के टुकड़े लगे हुए थे। छत बहुत ऊंची थी। हम सतूनों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ते रहे और आखिरकार एक कुशादा रायदारी में दाखिल हो गए। रायदारी के इख्तिताम पर एक बहुत बड़ा हाल था। वहां भी बहुत मदम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैं दीवार के साथ चिपक कर हाल की तरफ बढ़ता रहा। मेरे एक हाथ में कैराकोफ राइफल थी, मेरे पीछे मधु थी, उसने भी पिस्तौल संभाल रखा था। रायदारी के इख्तिताम पर पहुंचकर मैं रुक गया और हाल की तरफ देखने लगा। फर्श पर वाल टू वाल दबीज कालीन बिछे हुए थे। बहुत शानदार फर्नीचर सलीके से आरास्ता था। छत पर कई फानूस लटके हुए थे। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीर आवेदन थी, लेकिन रोशनी बहुत मदम होने की वजह से कोई चीज वादे तौर पर नजर नहीं आ रही थी। मैं इधर उधर देख रहा था, लेकिन उस रोशनी का मंबा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगता था वो रोशनी दीवारों से फूट रही हो। हाल के परली तरफ एक ऐसी कुशादा रायदारी दिखाई दे रही थी। वहां तक पहुंचने के लिए पूरे हाल में से गुजरना पड़ता और मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। दाईं तरफ भी एक तंग सी रायदारी थी। मैं मधु को इशारा करता हुआ उस तरफ चल पड़ा। वो रायदारी ज्यादा कुशादा नहीं थी। उसमें दाईं बाईं सिर्फ 2 कमरों के दरवाजे थे। मैंने बारी बारी दोनों दरवाजों को आजमा कर देखा, दोनों मुकफ्फल थे। उस रायदारी के इख्तिताम पर भी एक कदरे छोटा हाल था, लेकिन यहाँ फर्श पर ना तो कालीन थे और ना ही किसी किस्म का फर्नीचर। अलबत्ता यहाँ भी बहुत मदम सी रोशनी नजर आ रही थी। यहाँ भी रोशनी का कोई मंबा दिखाई नहीं दिया। इस हाल में सामने एक दूसरे से फासले पर 2 दरवाजे थे। बाईं तरफ भी 2 दरवाजे, अलबत्ता दाईं तरफ सिर्फ एक ही दरवाजा था। मेरे ख्याल में ये सब कमरों के दरवाजे थे। उस रात दीवान ओदे सिंह के बंगले में सुनी जाने वाली बातों से ये तो पता चल गया था कि बेला और नागराज राना पैलेस में थे। इसलिए मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लेकर यहाँ आने का फैसला किया। लेकिन अब मैं शदीद उलझन में मुब्तला हो गया। इस पैलेस में शायद इस तरह की दर्जनों रायदारियां और 20 कमरे होंगे। अगर मैं उन्हें तलाश करने के लिए एक एक कमरे में झांकने लगता तो शायद सुबह हो जाती और मैं पूरे कमरे ना देख पाता। इस पैलेस में तय खाने को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये तो सोचना ही महाल था कि कोई पैलेस हो और उसमें तय खाने ना हो, लेकिन उस वक्त मैंने तय खाने का ख्याल जहन से निकाल दिया। पहले मुझे कमरों को चेक करना था। बाहर वाले मुहाफिज ने बताया था कि 2 मुहाफिज पैलेस के अंदर भी मौजूद हैं, मगर अभी तक कहीं उनकी मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दिए। मधु, मैंने पीछे मुड़कर सरगोशी की। यहाँ तो लातादाद कमरे हैं। हमें दाईं तरफ वाले कमरे से इब्तिदा करनी चाहिए। यहाँ तो उनका सुराग मिल जाएगा या फिर कहीं फंस जाएंगे। ओखली में सर तो दे ही चुके हैं, अब अगर मौसले बरसने लगे तो क्या परवाह की जा सकती है, मधु ने जवाब दिया। मैं दीवार के साथ सिरकता हुआ दाईं तरफ वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मधु भी दीवार के साथ लगी मेरे पीछे आ रही थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। कान से अंदर की तरफ आवाज सुनने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ भी सन्नाटा था। मैंने हैंडल पर हाथ रखकर बड़ी आहिस्तगी से घुमाया। यह दरवाजा मुकफ्फल नहीं था। दरवाजा 2-3 इंच के करीब खोलकर मैंने अंदर झांका। गहरी तारीकी थी और कोई मामूली सी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अगर ये कोई बेडरूम था और अंदर कोई सोया होता तो खराटों या सांस की आवाज सुनाई देनी चाहिए थी, मगर अंदर तो तारीकी से भी ज्यादा गहरा सन्नाटा था। मैंने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। कमरे की तारीकी दूर नहीं हुई। मैं दोनों हाथों में राइफल संभाले अंदर दाखिल हो गया और मधु भी मेरे पीछे अंदर आ गई। दरवाजा बंद कर दिया। मैं किसी स्विच की तलाश में दीवार टटोलने लगा, मगर दरवाजे के दोनों तरफ दूर दूर तक कोई स्विच नहीं था या मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंच रहा था। गहरी तारीकी से मधु शायद कुछ खौफजदा सी हो गई। वो मेरे साथ चिपक कर खड़ी हो गई। मैं आगे बढ़ा। एक कदम और दूसरा कदम जमीन पर नहीं पड़ा। मैं एक पैर पर लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरा और किसी ढुलान पर फिसलता चला गया। मधु का भी यही असर हुआ था। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं बड़ी तेजी से फिसलता हुआ बद की आवाज से एक जगह पर गिरा। मेरे मुंह से कराह निकल गई। मधु भी मेरे करीब ही गिरी। उसने चीखते हुए हाथ चलाए तो मेरी कमीज उसकी गिरफ्त में आ गई। इस तरह अचानक गिरने से मेरे हाथ से राइफल निकल गई। उसकी आवाज से यूं लगा था जैसे वो मजीद नीचे जाकर पुख्ता फर्श पर गिरी हो। ऊपर कहीं खटाक की आवाज सुनाई दी। मधु मेरे साथ लिपट गई। खटाक की आवाज के साथ ही तेज रोशनी फैल गई। गंभीर तारीकी और फिर अचानक तेज रोशनी हो जाने से मेरी आंखें चुंधिया गई और जब आंखें तेज रोशनी से मानूस हुई तो मैं अपने इर्द गिर्द का जायजा लेते ही कांप उठा। जिसे हम कमरा समझ रहे थे, अंदर दाखिल होते ही वो कमरा नहीं बल्कि ऐसी जगह थी जो हमारा मकबरा बन सकती थी। मैंने ऊपर देखा, वो दरवाजा गायब था जिससे हम अंदर दाखिल हुए थे।
उसकी जगह स्टील की एक बहुत बड़ी मोटी प्लेट थी जो शटर की तरह ऊपर से गिरी थी। शायद नहीं, बल्कि उसका ताल्लुक यकीनन बिजली के किसी कनेक्शन से था, जिससे वो बल्ब रोशन हो गया। मैंने छत की तरफ देखा। छत बहुत ऊंची थी, सर्च लाइट की तरह वो शेड छत से लटका हुआ था। रोशनी इतनी तेज थी जैसे सूरज चमक रहा हो। जिस जगह दरवाजा था उससे 3 फुट आगे तो हमवार फर्श था, मगर उससे आगे 7 के जाविये पर बनी हुई ढुलान थी। उस ढुलान का फर्श शीशे की तरह चिकना था, जिस पर फिसलते हुए हम तकरीबन 8 फुट नीचे हमवार जगह पर गिरे थे। ये जगह भी तकरीबन 3 फुट चौड़ी थी। आगे 1 फुट नीचे इतनी चौड़ी जगह और थी, और उससे 1 फुट नीचे तीसरी कुशादा जगह। इस तरह की गोया 3 कुशादा सीढ़ियां बन गई थी। तीसरी सीढ़ी के आगे 8 फुट गहराई में 10 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबा फर्श था। गोया सबसे नीचे वो एक कमरा सा बन गया था, जिसमें सामने फर्श से 1 फुट ऊपर एक दरवाजा नजर आ रहा था जो बंद था। मेरी राइफल और मधु का पिस्तौल नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था। फर्श से दरवाजे तक जिससे हम दाखिल हुए थे तकरीबन 16 फुट की बुलंदी थी। दीवारें बिल्कुल चिकनी और सपाट थी। निचले कमरों की दीवारें कुछ मैली मैली सी थी और उन पर ऐसे निशान नजर आ रहे थे जैसे काई जमी हुई हो। कुछ देर पहले मैंने उस इमारत के नीचे किसी तय खाने का सोचा था, और इस सूरत हाल ने मेरे उस ख्याल की तस्दीक कर दी थी। मेरे ख्याल में जब हम दरवाजे में दाखिल हुए थे तो मेरा या मधु का पैर फर्श पर किसी ऐसी जगह पड़ गया था जिसके नीचे कोई ऐसा मैकेनिज्म था जिसके दब जाने से ऊपर से आहनी प्लेट नीचे गिरकर दरवाजा बंद कर दिया गया था। लेकिन ये किस किस्म का तय खाना था मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मधु की तरफ देखा, वो अब भी मुझसे लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी। इसमें शुबा नहीं कि सूरत ने मुझे भी खौफजदा कर दिया था, मगर मैं अपने आप पर काबू रखे हुए था। वो नीचे एक दरवाजा नजर आ रहा है। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए सरगोशी की। हो सकता है उस तरफ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। आओ, यहाँ बैठे रहने से बेहतर है कोई कोशिश की जाए। मैं उठकर खड़ा हुआ तो मुंह से बेइख्तियार करा निकल गई। ढुलान से फिसलते हुए नीचे गिरने से कूल्हे पर चोट लगी थी। मधु की भी यही हालत थी। हम नीचे तीसरी सीढ़ी पर आ गए। फर्श तकरीबन 5 फुट नीचे था। पहले मैंने मधु का हाथ पकड़कर नीचे लटका दिया और फिर खुद भी लटक कर नीचे आ गया। सबसे पहले मैंने कैराकोव राइफल और पिस्तौल उठाया। पिस्तौल मैंने मधु की तरफ बढ़ा दिया, जो एक हाथ से अपना कूल्हा सहला रही थी। अजीब सी सीलन का एहसास हो रहा था। मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, शायद ये जगह अरसे से बंद पड़ी थी। जमीन की सतह से कई फुट नीचे होने की वजह से सीलन पैदा हो गई थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ उस दरवाजे के करीब पहुंच गया। ये लकड़ी का 2 पट वाला दरवाजा था, जिसके ऊपर जंजीर वाला कुंडा लगा हुआ था। ऐसे दरवाजे अब आमतौर पर सिर्फ गाँव देहातों के घरों में नजर आते हैं। मैंने हाथ ऊपर उठाकर जंजीर वाला कुंडा गिरा दिया और दरवाजा खोल दिया, और उसके साथ ही मेरा दिल उछलकर खल्क में आ गया। दरवाजे की दूसरी तरफ कोई रास्ता नहीं था। कंक्रीट की ठोस दीवार थी। मेरी कनपट्टियां सुलग उठी, आंखों में वहशत उभर आई। अब इसमें कोई शुबा, कोई गुंजाइश नहीं थी कि हम चूहे दान में फंस गए थे, और ऐसा महज इत्तफाकन नहीं हुआ था। हमें बड़ी खूबसूरती से फंसाया गया था। मैं वहशत ज़्यादा सी नजरों से चारों तरफ देखने लगा। ये ऐसा चूहे दान था जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और मेरा ख्याल है मौत ही इस कैद से निजात दिला सकती थी। लेकिन मैं मायूस नहीं था। जिंदगी में इससे भी ज्यादा नाजुक और संगीन सूरत हाल से कई मरतबा वास्ता पड़ चुका था। हमेशा ही कोई ना कोई तदबीर निकल आई थी। यहाँ सूरत हाल अगरचे ज्यादा संगीन और मुख्तलिफ थी, मगर उसके बावजूद मैं मायूस नहीं था। दफातन सन्नाटे में एक नुस्वानी कहके की आवाज गूंज उठी। मैं उछल पड़ा। मधु भी चीख कर मुझसे लिपट गई। मैं इधर उधर देखने लगा। वो आवाज छत पर किसी जगह से आती हुई महसूस हो रही थी। शायद ऊपर किसी जगह कोई स्पीकर लगा हुआ था। कहकर रुक गया। तुम्हारी बहादुरी और दानत की दाद ना देना बड़ी ज्यादती होगी नाजी। वो आवाज बेला की थी। उस रोज मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें मेरी पेशकश कबूल हो तो पैलेस होटल के हेड वेटर नरेश से राब्ता कायम कर लेना। तुमने उसे अगवा कर लिया और तशद्दुद करके ये मालूम कर लिया कि वो तुम्हें दीवान ओदे सिंह के पास ले जाता तो तुम उस रात ओदे सिंह के बंगले पर चढ़ दौड़े। तुम शायद उसे भी अगवा करना चाहते थे, मगर तुम्हें वहां से भागना पड़ा। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात है कि तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि मैं राना पैलेस में मौजूद हूँ। तुम और नागराज पाताल में भी छुप जाओ तो मेरी निगाहों से पोशीदा नहीं रह सकोगे। मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। नागराज का वक्त पूरा हो चुका है। तुम लोग बच नहीं सकोगे। इस वक्त तुम मौत के कुएं में हो, जिससे जिंदा बाहर आना मुमकिन ही नहीं। लेकिन तुम बातें वाकई बहादुरों जैसी करते हो, इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे तुम जैसे बहादुर और हौसलामंद लोग पसंद है। और हाँ, तुमने ये नहीं पूछा कि मुझे यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता कैसे चला। बेला ने कहा। इस दरवाजे में दाखिल होकर शायद हमसे कोई गलती हुई थी। मैंने कहा नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। बेला ने कहा। मौत की इस कुएं में ना सही, तुम पैलेस किसी और हिस्से में किसी और जाल में फंसते। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। जब तुमने बाहर गेट के मुहाफिज को काबू किया था तो मैं वो सारी कार्रवाई देख रही थी। गेट पर खुफिया टीवी कैमरे लगे हुए हैं। गेट में दाखिल होने के बाद तुम दोनों एक लम्हे भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हुए, और जब तुम्हारी बदकिस्मती से तुम लोग इस कमरे में दाखिल हुए तो मैंने खेल खत्म करने का फैसला कर लिया और यहीं बैठे बैठे बटन दबाकर तुम्हारी वापसी का रास्ता बंद कर दिया।
ओह, मैं चौंक गया और इस वक्त भी तुम दोनों मेरी नजरों में हो। बेला की आवाज सुनाई दी, ये पिस्तौल और कैराकोव अब तुम्हारे किसी काम की नहीं, सिवाय इसके कि तुम इसे आत्महत्या के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम बुज़दिल नहीं हो, तुम आखिरी लम्हों तक मुकाबला करोगे। ये तुमने ठीक कहा कि मैं आखिरी लम्हों तक मुकाबला करूंगा और जीत आखिरकार मेरी ही होगी।